बहुत स्वागत है आपका। स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े और विपक्ष में 95 वोट पड़े हैं। उच्च सदन में चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों की ओर से सुझाए गए सभी संशोधन सदन ने खारिज कर दिए हैं। अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उनकी अनुमति मिलते ही यह बिल कानून की शक्ल ले लेगा। इससे पहले चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि सरकार अल्पसंख्यकों को डराने के लिए यह बिल लाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों को डराने और गुमराह करने का काम विपक्ष कर रहा है। I shall not put the amendment. The bill be passed. डिस्कशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव पार्टी का इंटरेस्ट है या ऑब्जेक्टिव नेशन का इंटरेस्ट है? हमको दोनों के बीच में तय करना है। मैं अपनी सरकार के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में ये डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है और उसके लिए हम लेकर के आए। हमारे प्रधानमंत्री जी, इनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, हमेशा कहते हैं वन नेशन वन लॉ। तो अगर वन नेशन वन लॉ होना है तो बताइए भाई साहब कि ये केवल कहना कि मुसलमान ही वक्त दे सकते हैं, ये किस किस्म का लॉ है? ये किस किस्म का लॉ है? वक्फ बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से चला रहा है कि नहीं, ये निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वो वक्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए नहीं है। इसलिए ये बात को हम बहुत ही अच्छे तरीके से अगर समझ लेंगे तो बाद में हमारा चर्चा का स्तर भी वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं तो यही अपेक्षा करता हूं सरकार से, खास तौर से, क्योंकि जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन जो इधर बैठे हुए हैं वो बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं देश का और संसदीय लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसका। जो भी कानून ला रहे हैं वो कानून से अगर किसी को कोई पीड़ा हो, कोई तकलीफ हो, तो न्यायपालिका तक पहुंच सकते हैं। और वही भारत का संविधान जो आप लेकर यहाँ पर सभी लोग दिखाने की और बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो संविधान का हम सम्मान करते हुए वो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम अच्छे कानून बनाए। गरीब मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। अचानक इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है, और मुसलमान भी डरे, हिंदू भी डरे कि इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है। रिजू जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृह मंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिना भी नहीं करते। एक बार जब ये कानून लागू हो जाएगा, ट्रू सेंस में उनका जो गरीब मुसलमान है उनके बीच में काम होगा। और ये एक मैसेज, एक डायरेक्टिव, एक मैसेज गया है। जो भ्रांतियां थी वो भी खत्म हुआ है। सरकार माई बाप, यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। मंत्री जी कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, न तो ये बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। वक्फ बिल के पास होने पर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट भी आया। जो लंबे समय से हाशिए पर थे, उन्होंने लिखा उन्हें मदद मिलेगी। जिन्होंने अपने सुझाव भेजे उन्हें विशेष धन्यवाद। चर्चाओं में भाग लेने वाले सभी सांसदों का आभार। तो ये पोस्ट किया गया है एक्स पर। वक्फ बिल जैसे ही पास हुआ, पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट आया। उन्होंने लिखा कि जो लंबे समय से हाशिए पर थे उन्हें मदद मिलेगी। जिन्होंने अपने सुझाव भेजे उन्हें विशेष धन्यवाद। चर्चाओं में भाग लेने वाले सभी सांसदों का आभार।
वक्फ पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी राज्यसभा में मौजूद थी, लेकिन सोनिया गांधी ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। सदन की कार्यवाही के बाद जब उनसे बिल को लेकर सवाल पूछा गया तो सोनिया सीधा जवाब टाल गईं। Let the lobbies be cleared. Lobbies be opened. Let the lobbies be opened. Honorable members, subject to correction. Ayes 128. राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कुछ ऐसा कह दिया कि विपक्ष तिलमिला उठा। विवाद इतना बढ़ा कि सदन में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह को भी दखल देना पड़ गया। देखिए। सर, ऑनरेबल मेंबर, और अभी भी मौका है। आज जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, बड़े बड़े नगमा निवार, हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी। अब सर क्या हो गया? तब मुस्लिम समाज इन अदब के शाहकारों के साथ जोड़ा जाता था। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम। कौन जोड़ रहा है ये? तब से सर, जब से ये सेकुलर हो गया देश 1976 से और सेकुलर सियासत शुरू हुई, उसने ले जाकर इनको इस मुकाम तक पहुंचाया। मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं। ये बोल रहे हैं मुस्लिम समाज आज का इशरत जहां और फलाना टेररिस्ट के साथ नाम जोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल आरोप है सर, इसको एक्सपंज करना चाहिए। ये समाज के साथ अन्याय है ये बात। Of the honorable member stigmatizing a whole community is objectionable. सुधांशु जी ने कहा इशरत जहां, यही एनसीपी पार्टी ने इशरत जहां के घर पर जाकर रुपयों का इनाम भी दिया था और उसको शहीद बताया था। दूसरा कहा अतीक अहमद किस पार्टी से थे? इंडिया अलायंस की। दूसरा कहा अंसारी किस पार्टी से? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के। ये सारे नाम आपके साथ जुड़े हैं भाई। उल्टा उन्होंने तो मुसलमान कम्युनिटी से तो ढेर सारे शायरों का नाम दिया जिन्होंने साहित्य की सेवा की और ढेर सारे साहित्य की रचना की। और अभी भी मौका है। डॉक्टर कलाम का नमाजे जनाजा और याकूब मेनन का नमाजे जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे कितने लोगों की फोटो है? दिखाएं मुझे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की हो। मगर अफजल हालात का मारा था आपके एक मंत्री का ऑफिशियल ट्वीट है, कोई सदन के सदस्य नहीं तो मैं नहीं बोल रहा हूं। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है, सदन के सदस्य नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। और सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए जाकिर नायक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं सुन रहा था डॉक्टर त्रिवेदी जी की बात। उन्होंने कहा था ऐसे मुसलमान हम लोगों के साथ है और वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ है। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है। और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनके निंदा करता हूं। In favor will say aye. Those against will please say no. माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए मैं। सर, ऑनरेबल मेंबर, और अभी भी मौका है।
वार पलटवार चल ही रहा था कि दिग्विजय सिंह ने गुजरात दंगों का जिक्र कर दिया और फिर माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। देखिए। भाई आप लोगों का प्रचार, मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए, कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे बताइए। माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर थे, गृह मंत्री थे जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था ये जन जाएगा, जन जाएगा। मिनिस्टर, इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं आपकी। सुनिए सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना, दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं। सुधांशु त्रिवेदी संदर्भ में किसी का नाम नहीं लिया। अजीज बर्नी की किताब थी 2611 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, कोई जाके चेक कर ले उसमें कौन कौन कहां था।